Hello students, how are you? Hope you all are fine. बेसिक मैथ्स में फंक्शन का डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, किस क्वाड्रेंट में कैसे एंगल निकालते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था, है ना। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, है ना, 0 से लेके 360 के बीच में। अच्छा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उनको अभी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। हम लोग उतने पे ही बात कर रहे हैं जितने से हमारा काम बन जाए, है कि नहीं। ऑलराइट, एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2a, कॉस 2a, tan 2a, साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, tan a प्लस बी, इन सब का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। अच्छा, अगर वहीं से कुछ फॉर्मूलाज में आप पे छोड़ रहा हूँ, जैसे साइन a प्लस बी का आप फॉर्मूला जान गए हो, जैसे tan a प्लस बी का आप फॉर्मूला जान गए हो, कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला अब आप कैसे निकालोगे? तो कॉट a प्लस बी इज 1 बाई tan a प्लस बी, है ना, 1 बाई tan a प्लस बी। अब चूंकि tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हो, तो tan a प्लस बी में जहां जहां tan आया है वहां वहां 1 बाई कॉट a 1 बाई कॉट बी लिख करके आप कॉट a प्लस बी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। जूम सेशन में, है ना, मैं इसको डिस्कस भी कर दूंगा। बाकी फॉर्मूलाज आप इतना एटलीस्ट जरूर ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना, है ना। फिर हम लोगों ने स्लोप की बात की थी कि किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, है ना। तो हमने बताया था कि किसी भी लाइन का स्लोप एक्स वाई प्लेन में अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि वो लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया, और वो एक्स एक्सिस को जहां भी कट करता है उसके राइट साइड में जाके एंटी क्लॉकवाइज चल के, मतलब राइट साइड में जाके एंटी क्लॉकवाइज चल के हम एंगल को मेजर करते हैं, और उस एंगल का जो tan होता है, tan थीटा ऑफ दैट वेरी एंगल इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, इनफाइनाइट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे इनफाइनाइट कब होगा? तो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, वहां क्या हो जाएगा उसका स्लोप? इनफाइनाइट। जीरो कब होता है? तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ऊपर या नीचे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका एक स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव कब होता है? तो अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा हो, एक्यूट का मतलब 0 से 90 के बीच का एंगल। और स्लोप इन्फिनिट निगेटिव कब होता है? तो अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मोर देन 90 डिग्री, है ना, एंगल बना रहा हो। तो हम लोगों ने स्लोप ऑफ ए लाइन भी देखा था। अब हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं आज जिसमें जो सच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये सारी चीजों का यूज आएगा। अभी तक जो भी पढ़े हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज, ये सब आएंगे इसमें, है ना, काम भर आएंगे। इसीलिए मैंने उतना ही छांट के पढ़ाया है आप लोगों को, है कि नहीं। क्योंकि बेसिक मैथ्स में बहुत ज़्यादा भी टाइम मुझे नहीं लगाना था, हमें आगे भी बढ़ना था, है ना। बिकॉज अभी यूनिट्स डायमेंशन में मेजरमेंट बाकी है, तब जा करके हम लोग प्योर फिजिक्स में जा पाएंगे जब हम मोशन स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस, है ना, बेसिक कैलकुलस। बेसिक मैथ्स में हम लोग कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं। कैलकुलस में अब फिर से बात आती है कि ये कैलकुलस जो है, इसका डिटेल अपने आप में इट कवर्स अराउंड 20% ऑफ द इंटायर सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ 11th एंड 12th। इस कैलकुलस की बात करो ना, तो ये देखने में ये छोटा वर्ड है, लेकिन इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे लिमिट्स, कंटिन्यू। जो भी मैथ्स वाले बच्चे हैं आप लोगों में, आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे एक चैप्टर लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर चैप्टर आएगा फंक्शन, फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर डिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो ये सारे चैप्टर्स मिला देते हैं ना, तब जाके एक कैलकुलस बनता है। आईआईटी जेई का हिस्ट्री है, उसमें आईआईटी जेई के पेपर में 20-25% क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कैलकुलस से ही आए, 25%। तो आप पूरा कैलकुलस, फिर वही बात, पूरा कैलकुलस हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो केवल कैलकुलस के उन चीजों को पढ़ेंगे जिससे हमें फिजिक्स में, जिसका पाला पड़ने वाला है, जो जिन चीजों का फिजिक्स में एप्लीकेशन है, हम देखेंगे। तो हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है कैलकुलस में बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन एंड इट्स यूज। मतलब नट सेल में बात करें तो हम लोगों को बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ना है ना। बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन
और दूसरा बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन। अब ये वर्ड आया है, एक नया वर्ड आपके सामने आया, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्या है डिफरेंशिएशन, क्या है इंटीग्रेशन? सबसे पहले डिफरेंशिएशन को देखते हैं। डिफरेंशिएशन का सच में मीनिंग क्या है? कोई हमसे पूछेगा, जैसे हम बोलते हैं कि इस वर्ड की मीनिंग ये है, हॉर्स की मीनिंग घोड़ा होती है, हम बोलते हैं कैट की मीनिंग बिल्ली होती है। वैसे कोई कहे कि डिफरेंशिएशन की हिंदी में मीनिंग क्या होती है, तो डिफरेंशिएशन को हिंदी में मीनिंग जो होती है वो अजीबोगरीब एक हिंदी वर्ड है ना, अवकलन, है ना, अवकलन हिंदी में कहते हैं। लेकिन आप हिंदी में मत इसके बारे में सोचना, इसकी मीनिंग को मैं समझा देता हूं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी चीज को, किसी बड़े एंटिटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, मतलब उसको उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ना। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब जिस चीज से वो मिलके बना है, जिस चीज से वो मिलके बना है, यानी ब्रेकिंग ए बिग एंटिटी इनटू इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। और जस्ट रिवर्स है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की मीनिंग बिल्कुल उल्टी है। उन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को मिला करके उस ओरिजिनल बिग एंटिटी को फिर से प्राप्त कर लेना, फिर से बना देना, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन की मीनिंग क्या हो जाएगी? तो डिफरेंशिएशन की मीनिंग हो जाएगी ब्रेकिंग ए बिग थिंग इनटू इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। और इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या हो जाएगी? तो इंटीग्रेशन की मीनिंग हो जाएगी combining all the building blocks to make the big entity. Alright? Big entity, अब आप कहेंगे कि सर ये big entity क्या है? तो big entity कुछ भी हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, जैसे एक घर किन चीजों से बना है? ईंटों से बना है, ब्रिक्स से बना है। तो एक घर को तोड़ते जाए एकदम इसके बिल्कुल स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स में, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ब्रिक। उसी तरीके से हमारा ह्यूमन बॉडी को अगर हम बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में तोड़े तो लास्ट में हम एक सेल पे आ जाएंगे, क्योंकि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम हम बनता हुआ देखते हैं। आप लोग बायो में पढ़ते होइएगा, जो बायो वाले लोग हैं। यानी बॉडी को अगर सच में बिल्कुल स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक में तोड़ने की कोशिश की जाए तो हम लोग सेल तक जा सकते हैं। सेल को भी तोड़ा जा सकता है, वो बात अलग है। सेल को भी तोड़ करके एटॉमिक लेवल पे हम तोड़ सकते हैं। उसी तरीके से रिवर्स प्रोसेस का मतलब सेल को बना के, टिश्यू, टिश्यू को बना के ऑर्गन बनाया जा सकता है, ऑर्गन और से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ये होता है। अब डिफरेंशिएशन की कुछ मीनिंग की अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करो, तो जैसे मान लो यू हैव ए लाइन, एक लाइन है ना, दिस इज ए लाइन सेगमेंट और लाइन। अगर इसको मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ता हूं, बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ता हूं, जैसे मैं इसको तोड़ता हूं तो मैं एक बार तोड़ूंगा तो ये छोटा लाइन मिलेगा, एक बार और तोड़ूंगा तो ये छोटा लाइन मिलेगा, मतलब ऐसे दो मिलेंगे। मैं एक ही पे ध्यान दे रहा हूँ, ओनली वन पे। जैसे यहाँ पे मैं इससे ब्रेक करूंगा दो पार्ट में, तो एक इतना बड़ा पार्ट मिलेगा, ये वाला पार्ट भी मिलेगा, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। अब मैं उस छोटे से पार्ट को फिर से तोड़ूंगा तो ये वाला पार्ट मिलेगा, एक और पार्ट मिलेगा, बट मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। एक बार और तोड़ूंगा तो और छोटा पार्ट मिलेगा। अंत में क्या मिल जाएगा मुझे? अंत में मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि मैं जब बार बार तोड़ूंगा, बार बार उसको ब्रेक करूंगा, तो लास्टली आई विल गेट ए पॉइंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस लाइन का जो बिल्डिंग ब्लॉक था वो था पॉइंट। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ लाइन गिव्स अस पॉइंट, डिफरेंशिएशन ऑफ लाइन गिव्स अस पॉइंट। उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को मैं मिलाता चला जाऊं, बहुत सारे पॉइंट्स को मैं मिलाता चला जाऊं, देखिएगा मिला रहा हूं ना, तो व्हाट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग ए लाइन। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ कंबाइन कर दिया तो क्या मिल जाएगा? लाइन या लाइन सेगमेंट। तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लाइन गिव्स अस पॉइंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ पॉइंट्स गिव्स अस लाइन। इंटीग्रेशन ऑफ पॉइंट्स गिव्स अस लाइन, हम ये कह सकते हैं। उसी तरीके से और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक सरफेस है, सपोज एक कागज का टुकड़ा है, सरफेस एरिया है इसके पास, ठीक है ना, ऑलराइट। अगर मैं सरफेस एरिया है, मतलब इस फिगर में एक फिजिकल क्वांटिटीज फिगर के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूं इसका एरिया। अब जरा देखना, इसको मैं ब्रेक करता हूं, इसको मैं बीच से ब्रेक करता हूं, तो व्हाट आई विल गेट इज लाइक दिस, ये सरफेस मिलेगा। एक बार फिर ब्रेक करूंगा तो ये सरफेस मिल जाएगा मुझे।
लास्ट एक बार और ब्रेक करूंगा तो और पतला सरफेस सा मिल जाएगा। लास्ट में क्या मिल जाएगा, तो लास्टली आई विल गेट ए लाइन, क्योंकि देख रहे हैं ना ये सरफेस विड्थ में छोटा होते 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 इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, लेंथ के साथ इसका कुछ नहीं हो रहा है, लेंथ इसका एज इट इज है। जैसे इसका लेंथ अभी भी, सपोज दिस लेंथ इज ए, दिस लेंथ इज बी, तो अभी भी इसका लेंथ तो ए है लेकिन ब्रेथ कितना है, b/2। फिर लेंथ अभी भी ए है लेकिन ब्रेथ और कम हो गया, लेंथ अभी भी है लेकिन ब्रेथ कम होते 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 जब ब्रेथ बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा तो लेंथ ही खाली बचेगा, केवल लेंथ बचा, ब्रेथ क्या हो गया, नेग्लिजिबल, क्योंकि बीच से हम कट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। तो लास्टली व्हाट आई विल गेट इज लाइन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ सरफेस गिव्स अस लाइन, डिफरेंशिएशन ऑफ सरफेस गिव्स अस लाइन। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ लाइन, अगर इन्हीं लाइंस को एक के बाद एक लाइन, दो लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन एक साथ अगर मैंने अरेंज कर दिया तो व्हाट आई एम गेटिंग इज ए सरफेस। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ लाइंस गिव्स अस सरफेस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सरफेस गिव्स अस लाइन। तो दो बातें निकल के आई कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए लाइन गिव्स अस ए पॉइंट, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पॉइंट्स गिव्स अस ए लाइन। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ ए सरफेस एरिया गिव्स अस ए लाइन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लाइंस गिव्स अस सम सरफेस एरिया। अभी हम मीनिंग की बात कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिटरल मीनिंग की बात कर रहे हैं कि होता क्या है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जरा सा वॉल्यूम लेवल पे चल के बात करते हैं। लाइन और सरफेस और पॉइंट की तो बात कर ली है ना, तो मैं जरा रिपीट करा दूं कि अगर सरफेस को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, लाइन, तो लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, सरफेस। उसी तरीके से लाइन को डिफरेंशिएट किए तो क्या मिला, पॉइंट, यानी पॉइंट को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लाइन। तो यही ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, वॉल्यूम लेवल पे अगर बात करें तो एक एग्जांपल फिर हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है हमारे पास, दिस इज ए सिलेंडर है ना, इसके लिए सॉलिड सिलेंडर है। क्या है ये, सॉलिड सिलेंडर। अगर इसको मैं कट करूं, बीच से ऐसे कट करूं, तो व्हाट आई विल गेट इज ए स्मॉल सिलेंडर। एक बार फिर कट करूं तो और छोटा सिलेंडर। एक चीज यहां गौर कीजिएगा, जैसे मैं लेंथ के परपेंडिकुलर अगर कट करते जा रहा हूं, सिलेंडर के एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करते जा रहा हूं, तो मैं क्रॉस सेक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है यहाँ, मतलब क्रॉस सेक्शन एज इट इज है, जितना क्रॉस सेक्शन ये है उतना ही ये भी है, उतना ही ये भी है। एक्सिस छोटा होता जा रहा है, लेंथ छोटा होता जा रहा है, अगर हाइट छोटी होती जा रही है, हम ये कह सकते हैं। अच्छा ये हाइट छोटी होते होते लास्ट में आपको क्या मिलेगा, तो लास्टली यू विल गेट ए फिगर लाइक दिस, अंत में एक डिस्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्क। डिस्क समझते हो ना, जैसे सीडी डिस्क। अच्छा सीडी डिस्क में क्या होता है, सीडी डिस्क के पास क्या है, तो हाइट तो है नहीं, यानी इसके पास सरफेस एरिया है। ओरिजिनली क्या था सिलेंडर हमारे पास, सॉलिड सिलेंडर था हमारे पास, यानी सॉलिड सिलेंडर में क्या था, वॉल्यूम था। डिफरेंशिएट होकर क्या मिल गया, डिस्क। डिस्क में क्या है, सरफेस एरिया। यानी हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम gives us surface area, differentiation of volume gives us surface area, ठीक है ना। and reverse, integration of surface area gives us volume। जैसे इस डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क रख दूं तो मुझे एक सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा ना, एक सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। जैसे एक डिस्क लूं, एक डिस्क लूं, एक और डिस्क लूं, एक और डिस्क लूं, एक और डिस्क लूं, देखिए एक सिलेंडर बनता जा रहा है ना। तो वही बात है, डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम गिव्स अस सरफेस एरिया एंड इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया गिव्स अस वॉल्यूम। तो ये तीन बातें निकल के आई डिफरेंशिएशन में और तीन बातें इंटीग्रेशन में निकल के आई। नटसेल में हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी बिग एंटिटी को उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मीनिंग इसका जस्ट रिवर्स होता है। इंटीग्रेशन की मीनिंग इसकी जस्ट रिवर्स होती है। तो ये तो बात आ गई मीनिंग की, है ना। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके मीनिंग से क्या लेना देना, तो देखिए ध्यान रखिए, लेना देना मीनिंग से ही है, लेकिन ये जो सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम, ये लाइन, ये सारी चीजें जिनको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो या इंटीग्रेट कर रहे हो,
ये है क्या? तो ये किसी के फंक्शन है ना। सरफेस एरिया, जैसे क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा, तो 6a² है कि नहीं। जैसे सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2πrh। वॉल्यूम कितना होगा, πr²h। तो इन सबको आप देखो, ये सब किसी न किसी के तो फंक्शन है। कोई रेडियस का फंक्शन है, कोई हाइट का फंक्शन है, कोई रेडियस और हाइट दोनों का फंक्शन है। मतलब बेसिकली फंक्शन है, क्योंकि किसी के वॉल्यूम को, किसी भी स्ट्रक्चर के वॉल्यूम को हम कैलकुलेट जब करते हैं तो किसी ना किसी पैरामीटर के ही फॉर्म में लिखेंगे ना। जैसे स्फीयर का वॉल्यूम है, हम जान चुके हैं कि वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे तो सरफेस एरिया मिलेगा, अच्छी बात है, ये पक्की बात है। अब हम जब वॉल्यूम निकालने जाएंगे तो मान लीजिए स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, तो स्फीयर का वॉल्यूम तो रेडियस के फॉर्म में आएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम तो रेडियस का फंक्शन है, जहां पे रेडियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वॉल्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल है। कहने का मतलब ये जो भी ऑपरेशन है डिफरेंशिएशन का चाहे इंटीग्रेशन का, ये हम करेंगे किसके साथ, तो किसी फंक्शन के साथ, किसी फंक्शन के साथ। मतलब ये सारा खेल का मतलब तो हम देख रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ना, तो ये सारी कहानी किसके साथ चलेगी, तो किसी फंक्शन के साथ चलेगी। क्योंकि देखेंगे कभी कोई फंक्शन किसी का सरफेस एरिया हो रहा है, कोई फंक्शन किसी का वॉल्यूम बन जा रहा है ना, वही चीज है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, है कि नहीं। तो बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन हम बात करें। सबसे पहले अब हम लोग डिफरेंशिएशन को देखने जा रहे हैं ना। ऑलराइट, फंक्शन का डिफिनेशन आप जानते हो, y एज ए फंक्शन ऑफ x, है कि नहीं। अब हम डिफरेंशिएशन, पहले हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएशन। एक बात पहले आप जानिए कि y एज ए फंक्शन ऑफ x जब हम लिखते हैं, y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो हम जानते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि y x का फंक्शन है, जहां पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब वेरिएबल तो दोनों है, लेकिन x इंडिपेंडेंट है, x कुछ भी ले लेंगे उसके अकॉर्डिंग y आएगा, है ना। x इनपुट है, y आउटपुट है। ओके, एक चीज और जानिए, ये जो y एज ए फंक्शन ऑफ x है ना, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे। आपने किया होगा क्लास 9th या 10th में, एक ग्राफ पेपर मिला होगा और किसी लीनियर इक्वेशन का y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, इस टाइप का इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें y और x दोनों का पावर 1 हो। जैसे y इज इक्वल टू 2x, इसमें x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है। y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है। तो ऐसे ग्राफ्स को आपने ड्रॉ किया होगा। इसमें आप करते क्या थे, वहां पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, आप x का कुछ वैल्यू लेते थे 1, फिर आप y को कैलकुलेट करते थे। जैसे x 1 लिया तो y 2 आ गया सपोज, तो आप 1, 2 पे चले जाते थे, x में 1 पे जाते थे, y में 2 पे जाते थे, आप वहां एक पॉइंट लगा देते थे। फिर एक वैल्यू लेते थे, मान लीजिए x लिया 2, y आ गया 4, फिर आप 2, 4 पे जाते थे। फिर 1, 2 को 2, 4 से एक स्केल लेते थे और मिला देते थे पेंसिल से। आप कहते थे यही हमारा स्ट्रेट लाइन है, यही हमारा स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्या दुनिया के हर फंक्शन के लिए क्या हम यही मेथड अप्लाई करेंगे, तो जवाब है नहीं। क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है ना। अगर ग्राफ लीनियर इक्वेशन हो y और x में तो स्ट्रेट लाइन होता है, ये बात आगे भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अगर ग्राफ अजीबोगरीब हो, जैसे वहीं पे y इज इक्वल टू x² होता है, या y इज इक्वल टू sin x होता है, या y इज इक्वल टू cos x, कुछ ऐसा अलग फंक्शन होता है ना, अलग टाइप का जब फंक्शन होता, तो हम क्या करते, है ना, तब हमें वहां पे क्या करना पड़ता। तो अजीबोगरीब हम लोग फंक्शन देखेंगे। हम लोग जनरली 4-5 वैरायटी के फंक्शंस को देखेंगे फिजिक्स में, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है।
उन फंक्शंस का जो टाइप है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है, हमें नहीं पता वो कैसा है, वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या साइन का फंक्शन है या लॉग का फंक्शन है, वी डोंट नो, लेकिन उसका एक ग्राफ मुझे पता है, हमें उसका ग्राफ पता है। जैसे मान लीजिए दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, और कोई फंक्शन है y एज ए फंक्शन ऑफ x, जिसका ये ग्राफ है y एज ए फंक्शन ऑफ x का। ये ग्राफ बिल्कुल वैसा ही है जैसे लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन आता था। ग्राफ का मतलब होता है जैसे ये लाइन इस y एज ए फंक्शन ऑफ x का ग्राफ है, इसका मतलब ये होता है कि इस लाइन पे जाऊं मैं तो इस लाइन पे जो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स का x और y इस इक्वेशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। क्या करता होगा, सेटिस्फाई। जैसा आपने लीनियर इक्वेशन में देखा था, जैसे 1,2, अब x में 1 लेने पे y 2 आता था तो सेटिस्फाई किया, तभी तो 1,2 उस लाइन पे आता था, लाई करता था। यानी ग्राफ पे कोई पॉइंट, किसी पॉइंट का लाई करने का मतलब, जैसे इस ग्राफ पे कोई पॉइंट है सपोज a, b, अगर वो a, b इस ग्राफ पे है, इस कर्व पे है, तो मैं x अगर a लूंगा ना तो y b पक्का आना चाहिए, तभी जाके वो कर्व पे रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो वही बात है, इस ग्राफ पे जो इनफाइनाइट बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स का अपना एक x कोऑर्डिनेट होगा, अपना एक y कोऑर्डिनेट होगा, और किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई पक्का करता होगा। ये है इसका मतलब। अब देख लीजिए, आप मान लीजिए कि y इज ए फंक्शन ऑफ x है, जिसका कोई अपना एक ग्राफ है, हमें नहीं पता ये y इज इक्वल टू साइन x है कि y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x है कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x है, कुछ भी हो सकता है। अब यहां हम समझने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन की मीनिंग। अब जैसे देखिए, सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम किसी पर्टिकुलर x पे गए, किसी पर्टिकुलर x पे हम गए, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर x पे जाके हम x पे गए, ये मान लीजिए ओरिजिन है हमारा, वो x पे गए और x के कॉरेस्पॉन्डिंग अपने कर्व पे चले गए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट तो x हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y, x, y, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। इस पॉइंट का हम अपना एक बाद में नाम भी दे देंगे, है ना। ओके, हम ये x था, ये x एक्सिस है, कोई बात नहीं, दिस इज x, कोई भी x ले सकते हैं, ये x कम ले सकते हैं, ज्यादा से ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये x एक वेरिएबल है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारा y आ गया, वो भी एक वेरिएबल है। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम जानते हैं इस बात को। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं अपने x में थोड़ी सी चेंजिंग करने जा रहा हूं। आई वांट टू चेंज माय x। अब चेंज करने का मतलब क्या होता है, चेंज करने का मतलब होता है या तो मैं अपने x को बढ़ा दूं, बढ़ा भी सकता हूं, नहीं तो मैं अपने x को घटा भी सकता हूं। चेंज करने का मतलब ये होता है। तो सपोज मैं x को अपना बढ़ाने जा रहा हूं, मतलब x में जो चेंजिंग करने जा रहा हूं वो चेंज पॉजिटिव चेंज करने जा रहा हूं। पॉजिटिव चेंज का मतलब होता है कि मैं बढ़ाने जा रहा हूं, यानी x को मैं, जो पहले मेरा x होता था उसको मैं अब x प्लस डेल्टा x करने जा रहा हूं, का मतलब होता है कि मैं अपने x को बाय अमाउंट ऑफ डेल्टा x इंक्रीज करने जा रहा हूं। यानी मैं अब चला जाता हूं यहां कहीं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट की अगर बात करूं तो दिस इज x प्लस डेल्टा x, दिस इज x प्लस डेल्टा x। ये क्या कितना था, तो ये था x, नीचे वाला एरो कितना है, तो ये है x प्लस डेल्टा x। बोले तो यही डिस्टेंस कितना हुआ है हमारा, डेल्टा x हुआ है। अब इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं अपने कर्व पे जाता हूं, जरा इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं अपने कर्व पे जाता हूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो जरा गौर कीजिएगा, x में जैसे ही हम आगे बढ़े हमारा y कोऑर्डिनेट भी थोड़ा बढ़ गया है। पहले y कोऑर्डिनेट इतना था, अब इतना हो गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा हो सकता है x में आगे बढ़े तो y घट भी जाए। ये कोई रूल नहीं है कि हम अपने x को x प्लस डेल्टा x करेंगे तो y भी इंक्रीज ही कर जाएगा, इट्स नॉट नेसेसरी। संयोग यहाँ ये ग्राफ ऐसा है, इस ग्राफ का शेप ऐसा है कि यहाँ ऐसा हो गया है, इसलिए डोंट मेक इट ए रूल, इसे रूल मत बनाना, यहाँ हो गया है ग्राफ के मुताबिक। मान लो इस पॉइंट, ये हाइट तो हमारी y है, दिख रही है, मान लो हमारी y भी इस बार बढ़ गई, हमारी y भी इस बार बढ़ गई, y चेंज हो गई डेल्टा y से, y प्लस डेल्टा y से। मैं प्लस डेल्टा y इसलिए लिख रहा हूं, यहां देखने से ही लग रहा है कि ये डेल्टा y जो है पॉजिटिव आएगा। डेल्टा y पॉजिटिव आने का मतलब y बढ़ गया है। ये डेल्टा y निगेटिव भी आ सकता है, लेकिन मैं लिखूंगा y प्लस डेल्टा y। अगर डेल्टा y निगेटिव होगा तो y घट गया होगा, डेल्टा y अगर पॉजिटिव होगा तो y बढ़ गया होगा। इसलिए मैंने यहाँ x प्लस डेल्टा x के कॉरेस्पॉन्डिंग y को मैंने y प्लस डेल्टा y लिया।
अब वो डेल्टा वाई का साइन बताएगा कि वाई बढ़ा है एक्स के साथ या घटा है। डेल्टा वाई अगर 0 हुआ तो समझो वाई में कोई चेंजिंग नहीं हुई, एक्स चेंज करने पे वाई में कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो ये एक पॉइंट मिल गया मुझे। ऑलराइट, अब जरा देखिए, अगर मैं नाम दूं, सपोज दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R एंड दिस पॉइंट इज S। P Q R S। P से Q को अगर मैं मिला देता हूं, P से Q को अगर मैं मिला देता हूं, तो व्हाट इज PQ? PQ इज ए, PQ क्या है? तो PQ एक ऐसा लाइन है जो हमारे कर्व को दो पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्योंकि मैं आगे भी बढ़ा सकता हूं, वो तो हमारी मर्जी है ना। मतलब PQ एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो हमारे कर्व को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है कि नहीं? अब ये दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इस लाइन को क्या कहेंगे हम? तो दुनिया के किसी भी कर्व के दो पॉइंट्स को कट करने वाले लाइन को आप क्या कहते हो? कॉर्ड कहते हो, है ना। जैसे सर्किल में बचपन में आप पढ़ते थे ना, कॉर्ड होता था, वैसे ही ये भी क्या है, PQ भी क्या है, इस कर्व का कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड को, यानी PQ इज ए कॉर्ड, अगर मुझे कोई कहे कि इस कॉर्ड का स्लोप बताओ कितना होगा, कॉर्ड का स्लोप, स्लोप कैसे निकालते हैं? तो अभी पढ़े थे आप प्रीवियस टॉपिक में कि स्लोप कैसे निकालेंगे। तो मान लो इस कॉर्ड को मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, कॉर्ड एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो इसी एंगल का, थीटा का tan अगर मैं निकाल दूं तो कॉर्ड का स्लोप आ जाएगा। क्योंकि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो पहले देखते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, जहां कट करता है उसके राइट साइड में जाके एंटी क्लॉकवाइज चल के एंगल को मेजर करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये एंगल अगर थीटा है तो P से अगर QR पे एक मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, T PT परपेंडिकुलर QR हो जाए, तो इफ दिस एंगल इज थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा पक्का, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। यानी यहां मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड लिख सकता हूं, ठीक है ना। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ कॉर्ड।